नमस्कार साथियों, मैं दुर्गा प्रसाद चंद्रा आप सभी का हमारे कोको यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे व्यापम की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, वैकेंसी आ चुकी है, अब फॉर्म भी फिलअप हो चुका है। उनमें से आपका एक पोस्ट है एडीओ का, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। और उस सहायक विकास विस्तार अधिकारी के सिलेबस में जब हम देखेंगे तो हिंदी भाषा मेंशन किया गया है। और अगर हम एडीओ की ही केवल बात करें तो 10 अंक आपका हिंदी उसमें शामिल किया गया है। आज के डेट में साथियों ऐसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जहां पर आप बिना हिंदी के परीक्षा पास कर लो। कहने का मतलब है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर का आपका मेंशन किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हिंदी महत्वपूर्ण एक विषय हो गया है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। तो इसी के निमित्त, इसी के तहत हम हिंदी भाषा को देखने का आज प्रयास करेंगे। मैं एडीओ के लिए कंटिन्यू जो है कि वीडियो लेके आऊंगा। आज का हमारा जो वीडियो है वो एक्सप्लेनरी रहेगा, परिचयात्मक रहेगा, ठीक है। बाकी जो वीडियो हमारे रहेंगे वो एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। और आज अगर एडीओ का सिलेबस आप देखेंगे तो पहला ही टॉपिक आपका क्या लिखा हुआ है, वर्णमाला दिया हुआ है जिसमें स्वर और व्यंजन आपका मेंशन किया गया है। क्लियर है ना? तो इसी पे हम आज बात करेंगे और हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्णमाला को आज हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहां पर भी हिंदी का सिलेबस रहता है वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वर्णमाला को लेकर। और अभी लेटेस्ट एक न्यूज है, हालांकि न्यूज 2024 की है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग में बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि वर्णमाला में, हिंदी के वर्णमाला में जो पहले 52 वर्ण हुआ करता था वो अब 53 वर्ण हो गया है। कितना वर्ण हो गया है? 53 वर्ण हो गया है। अब ये 53 वर्ण मैं क्यों कह रहा हूं तो ध्यान देंगे, वर्ष 2024 में केंद्रीय हिंदी समिति ने 2024 में केंद्रीय हिंदी समिति ने, ठीक है, क्या वर्णमाला में संशोधन करते हुए, वर्णमाला में संशोधन करते हुए एक विशिष्ट व्यंजन को शामिल किया है। एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा है। और ये विशिष्ट व्यंजन क्या है तो ये मराठी भाषा से लिया गया है और ये विशिष्ट व्यंजन है ला। इस विशिष्ट व्यंजन को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल में है ये ला, लेकिन ये मराठी भाषा से लिया गया है। और केंद्रीय हिंदी समिति जो है, जो हिंदी भाषा के मानकीकरण के लिए जानी जाती है, उसने इस वर्ण को अप्रूवल किया और इसे शामिल किया गया है किसके अंतर्गत? विशिष्ट व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अब से आप लेंगे वर्णमाला में कितना वर्ण? अभी तक हम 52 पढ़ते आ रहे हैं, अब आपका हो गया 53। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज इसी वर्णमाला पे हम क्या करेंगे? बात करेंगे। किसी भी भाषा का वर्णमाला 2 प्रकार के वर्णों से मिलकर बनता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्णमाला क्या होता है, प्लस हिंदी का वर्णमाला क्या है। तो जिस प्रकार आप देखेंगे फूलों को व्यवस्थित क्रम से गूंथने से फूल की माला तैयार होती है, तो ठीक उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है या वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में वर्ण कैसे होते हैं? तो व्यवस्थित होते हैं, सीक्वेंस से होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। और ऐसे ही हिंदी भाषा का वर्णमाला भी व्यवस्थित क्रम से सजा हुआ है, जमा हुआ है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्या? हिंदी वर्णमाला। यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? हिंदी भाषा की। तो हिंदी वर्णमाला 2 प्रकार के वर्णों से मिलकर बनता है। हिंदी वर्णमाला 2 प्रकार के वर्णों से मिलकर बनता है। अब ये 2 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं भी? तो एक आपके हैं स्वर वर्ण और दूसरे क्या हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है ना? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो 2 प्रकार के वर्णों से मिलकर बनता है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। और इस टोटल वर्णमाला में अब हम बात करेंगे तो अभी मैंने बताया वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है।
ठीक, तो अब इस वर्णमाला को हम दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन हो जाएगा आपका स्वर और दूसरा क्या हो जाएगा व्यंजन। ठीक, तो अब यहां पर मैं ले लेता हूं क्या, वर्णमाला डिवाइडेड इन टू पार्ट, ये दो हिस्से में बढ़ गया, एक और ये दूसरा। अब पहले को हमने क्या कहा स्वर, और अब मैं आपसे पूछूंगा स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या है 11। ठीक है ना। अब ये 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो देखो स्वरों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मूल स्वर। अब मूल स्वर ऐसे स्वर हैं जिनसे अन्य स्वरों का जन्म हुआ है, और इन मूल स्वरों की जो संख्या है वो है 4। और कौन कौन से, अ, ई, उ और री, ये आपके मूल स्वर हैं। मूल स्वर कितने हमारे पास, 4। मूल स्वर क्या होते हैं, तो मूल स्वर वो हैं जो अन्य स्वरों को जन्म देते हैं। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, स्वर वर्ण हम किसे कहेंगे। ठीक, तो जिनका स्वर वर्ण हम किसे कहेंगे, जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, और जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों के सहयोग की आवश्यकता न हो। तो स्वर वर्ण की विशेषता क्या हो गई, ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव हो, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं होती, और दीर्घ उच्चारण करने पर एक ही ध्वनि सुनाई देती है, उसको हम कहते हैं स्वर वर्ण। और ऐसे हमारे पास स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अब ये स्वर वर्ण कई प्रकार से बटे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो है मूल स्वर। अब मूल स्वर वो होते हैं जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण होता है। अब ये मूल स्वर कौन कौन से देख लो, अ, ई, उ और री। अब कैसे निर्माण हुआ, तो अ से विस्तृत होकर क्या बन गया, आ, ई से विस्तृत होकर क्या बन गया, बड़ा ई, उ से विस्तृत होकर क्या बन गया, बड़ा उ। ठीक, और री से विस्तृत होकर री भी बनता है, लेकिन देखो इसमें एक बार घुमा हुआ है छोटा री, ये 2 बार घुमा हुआ है बड़ा री, लेकिन हिंदी व्यवस्था ने या हिंदी मानकीकरण ने इस बड़े री को स्वीकार नहीं किया है। ये बड़ा री आपको मिलेगा संस्कृत में, और इसीलिए संस्कृत में स्वरों की संख्या हो जाती है 13। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, हिंदी का सारा व्याकरण लिया गया है संस्कृत से। हिंदी की आदि जननी भाषा कहलाती है संस्कृत। हिंदी का विकास कहां से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, देन हिंदी। तो सारा कुछ व्याकरण हमको मिला है संस्कृत से, लेकिन संस्कृत की बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमने छोड़ दिया है। तो 4 हमारे पास क्या हो गए, मूल स्वर। तो अब मैंने लिखा यहाँ पर 11, तो 11 कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। तो हमारे पास और स्वर बचे हुए हैं, बिल्कुल। तो इन बचे हुए स्वरों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी भी संख्या है 4। अब संयुक्त स्वर देखो नाम से ही क्लियर है, ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के योग से बने हों उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब ये संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं भाई देख लो, ये आ गया मूल स्वर अ। अब इस मूल स्वर में हम जोड़ देंगे ई, तो बराबर क्या बन जाएगा, ए, एक स्वर का निर्माण हो गया। दूसरा देखो अ प्लस इसमें अब हमने जोड़ दिया क्या, ए, तो ये क्या बन गया, ऐ। इसको हम मात्रा में कन्वर्ट करेंगे 1 डंडी, इसको हम मात्रा में कन्वर्ट करेंगे 2 डंडी। तीसरा देखो अ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ, और अ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। ये देखो, तो यहां पर हमारे पास मूल स्वरों की संख्या हो गई 4, संयुक्त स्वरों की संख्या हो गई 4, 8, और दीर्घ स्वर हो गए यहाँ पर 3। हालांकि दीर्घ स्वर में भी शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे टोटल स्वरों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 11, और यही यहाँ पर संख्या मैंने लिखा हुआ है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11, जो अलग अलग प्रकार से बटे हुए। यहीं पर देखो, जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं, 12 खड़ी पढ़ते हैं, तो वहां पर अ, ई, उ, हाँ, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, हा, और बीच में आता है ऋषि, और अंग अहा आपको भी देखने को मिलता है। तो इस अंग और अहा को एक अलग नाम दिया गया है, और इसको नाम दिया गया है अयोगवाह। इसको हम नाम क्या देते हैं, अयोगवाह। और अयोगवाह हमारे पास 2 वर्ण है, एक अंक है, इस अंक को कहा जाता है अनुस्वार। अनुस्वार कहने का मतलब है, अनु मतलब होता है पीछे, और स्वार मतलब सर।
स्वर मतलब स्वर वर्ण, तो स्वरों के बाद जो आता है वो अनुस्वार है। क्लियर है? तो वर्णमाला में आप देखेंगे ओ, औ और औ के बाद आता है आपका अंक, तो ये स्वर के जस्ट बाद आ रहा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं अनुस्वार। और दूसरा अयोगवाह वर्ण है आपका अहा, और अहा को हम क्या कहते हैं? विसर्ग, और इसका उच्चारण सामान्यतया ह के रूप में होता है। क्लियर? तो ये दो वर्ण ऐसे हैं, अंग और अहा, न तो ये स्वर हैं न तो ये व्यंजन है, इसीलिए इसके लिए एक तीसरा कैटेगरी बनाया गया और इसको कहा गया अयोगवाह। ऐसा वर्ण जो जातिगत रूप से न तो स्वर है और न ही व्यंजन, लेकिन दोनों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग स्वरों में भी होगा, इनका प्रयोग व्यंजन में भी होगा, तो दोनों में ना होते हुए भी दोनों के साथ मिलकर चलते हैं, इसीलिए इसको अयोगवाह वर्ण कहा गया। तो हमारे पास अब वर्ण कितने आ गए? तो यहां पर आ गया 11 और यहां पर आ गया 2, तो 13 आ गया। तो 39 व्यंजन अब हमको देखना है। तो अब इस क्रम में आ जाओ, इधर को मैं एक घेर देता हूं, ये देखो, ठीक है, और इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर हम देखेंगे व्यंजन, और व्यंजन भी कई प्रकार से अलग अलग क्लासिफाइड हुए हैं, बटे हुए हैं, और इन व्यंजन वर्णों को मुझे को पूरा लेके आना है। कितना? 39। तो 39 13 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 53। अब 39 व्यंजन कौन कौन से हैं सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा 25 व्यंजनों को, ग घ अंगा, फिर देखो च छ ज झ निया, फिर देखो ट ठ ड ढ ड़, फिर देखो त थ द ध न, फिर देखो प फ ब भ म। ठीक, अब ये 25 व्यंजन को ही मैं पहले क्यों लिख रहा हूं? तो इसके पीछे कई सारे रीजन हैं, बहुत बड़ा एक कारण है। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, पूरे विश्व में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। अब उन 6000 भाषाओं को लिखने के लिए 400 लिपियों का प्रयोग किया जाता है। तो उन 6000 भाषाओं में सबसे वैज्ञानिक जो भाषा है वो है संस्कृत, और संस्कृत से जन्मी हिंदी, और उन 400 लिपियों में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी, और देवनागरी किससे उत्पन्न हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो संस्कृत को वैज्ञानिक भाषा कहने के पीछे उसकी विशिष्ट व्यवस्था है, और देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहने के कारण उसका विशिष्ट व्यवस्था है। तो इस विशिष्ट व्यवस्था को हम कैसे देखेंगे, उसका एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, क ख ग घ ङ च छ ज झ निया से लेकर म तक ये 25 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण करने पर हमारा जीभ मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं इसको? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा देखो, ठीक, ये एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। कैसे वर्ग का निर्माण कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। तो वर्ग का निर्माण करने के कारण ये क्या कहलाता है? वर्गीय व्यंजन। तो इसके दो नामकरण हो गए, एक हमने कहा इसको स्पर्शी व्यंजन और एक हमने कहा इसको वर्गीय व्यंजन। ठीक, अब देखो इसके साथ साथ इसको कई सारे नाम दिए गए हैं। कैसे कई सारे नाम दिए गए हैं? तो ये वाला जो लाइन है इसको कहा गया प्रथम वर्ण, ये वाला लाइन है इसको द्वितीय वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, और ये लास्ट वाला जो लाइन है इसको कहा गया पंचम वर्ण। जब आप संधि पढ़ेंगे तो संधि का एक नियम है, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, तृतीय वर्ण पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। वो संधि का नियम है, उसको किसी दिन देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, जितने भी यहाँ पर जो वर्ग बने हुए हैं, एक एक जो लाइन बनी हुई है, ग्रुप बना हुआ है, इसको जैसे ही हम उच्चारण करते जाएंगे तो इसका उच्चारण स्थान लाइन बदलते ही, ग्रुप बदलते ही क्या हो जाता है? बदल जाता है। और इन्हीं उच्चारण स्थान के नाम पर भी इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे क ख ग घ अंगा को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा उच्चारण होगा वो कंठ से होगा, या कंठ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं कंठ। दूसरा देखो च छ ज झ न्य, इसके उच्चारण करने पर हमारा जीभ तालु में स्पर्श करेगा और इसीलिए इसको कहते हैं तालव्य। जैसे ही हम तीसरी लाइन में आएंगे ट ठ ड ढ अणा,
हमारा जीभ कहाँ चला जाता है, तालु से ऊपर मूर्धा में चला जाता है, इसको कहते हैं मूर्धन्य। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे त थ द ध न, हमारा जीभ जो है वो दांत को स्पर्श करता है और इसको हम कहते हैं दंती, क्योंकि बिना दांत को स्पर्श किए त थ द ध न का प्रयोग आप नहीं कर सकते। और जैसे ही हम पांचवी लाइन में आते हैं प फ ब भ म, हमारा जीभ स्पर्श कहाँ करता है, ओष्ठ में, और इसीलिए इन 5 वर्णों को हम कहते हैं ओष्ठ। प फ ब भ और म, जब तक आपका दोनों होंठ आपस में स्पर्श नहीं होगा तब तक ओष्ठ वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। तो ये हो गई इस 25 व्यंजनों का क्या क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, प्लस इसके क्रम के आधार पे प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, प्लस इसके उच्चारण के आधार पे स्पर्शी व्यंजन, किसी न किसी हिस्से को स्पष्ट रूप से स्पर्श करने के कारण, और एक वर्ग के फॉर्मेशन के कारण वर्गीय व्यंजन। यहां तक बात क्लियर है। अभी भी हमारे पास पूरे वर्ण नहीं आया हुआ है। अब इन पूरे वर्णों को हम देख लेते हैं। तो इसमें और कौन कौन से वर्ण जुड़ेगा, तो प फ ब भ म। अब इसके बाद क्या आएगा, य र ल व, और इसके बाद क्या आएगा, स स और ह। तो यहां पर भी उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर य र ल व को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि इन चारों वर्णों का उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा कोई चीज अंदर खींच रही है, य र ल व, इसीलिए इसको अंतस्थ। और सबसे ज्यादा ऊर्जा इन 4 वर्णों को बोलने में लगता है, इसीलिए इसको कहा गया है अंतः उष्म। स श और ह, तो इन चारों वर्णों को हम देखेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। अब इसमें देखो हम लोग सामान्य रूप से क्या बोल देते हैं भाई, तो सड़क वाला सा, शक्कर वाला सा और षटकोण वाला सा, ऐसा नहीं है। इन सभी सा का अलग अलग नाम है। इस सा का उच्चारण दांत के स्पर्श से होता है, इसीलिए इसको कहते हैं दंती सा। इस सा का जो स्पर्श होता है वो तालु से होता है, इसीलिए इसको तालव्य सा। और इस वाले सा को हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा कहते हैं, क्योंकि जीभ जब तक ऊपर मूर्धा को टच नहीं करेगा इस वाले सा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आज से हम बोलेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बोलेंगे, दंती सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा। सड़क, शक्कर और षटकोण वाला सा नहीं बोलना है। क्लियर है ना। और एक आप देखेंगे लास्ट वर्ण है हा। तो अब हमारे पास 39 व्यंजन आ गए क्या, नहीं, अभी भी व्यंजनों की संख्या बची हुई है। तो अभी अब कौन कौन से व्यंजन बच गए, तो जैसे हमने 4 संयुक्त स्वर देखा था वैसे ही हमारे पास क्या बचा हुआ है, संयुक्त व्यंजन बचा हुआ है। और इस संयुक्त व्यंजन को हम देखेंगे ये कौन कौन सा है। तो नीचे मैं यहाँ पर एक कॉलम बना दे रहा हूं और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं संयुक्त व्यंजन। और ये संयुक्त व्यंजन की संख्या कौन कौन सी है, तो ये संयुक्त व्यंजन की संख्या यहाँ पर केवल और केवल 4 है। अब वो कौन कौन सा है, जगह छोटा पड़ेगा, अच्छा मैं प्लस कर देता हूं, जगह छोटा पड़ेगा, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं संयुक्त व्यंजन। जैसे हमने संयुक्त स्वर देखा था तो ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के योग से बने हैं, तो वैसे ही संयुक्त व्यंजन भी है, और ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन के योग से बनेंगे। अब ये कौन कौन से हैं, तो छ, त्र, य और स्र। ये देखो ये 4 हमारे पास क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो सिंपल सी बात है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछे गए हैं। अब हमको ये देखना है ये छतरी का छ किससे मिलकर बना है, तो ये बना है क और स, ठीक। तो क और स से मिलकर क्या बना है, छतरी का छ बना है। अंग्रेजी में इसका स्पेलिंग क्या हो जाता है, KSH, ठीक है ना। और यहां पर आपको हलंत नहीं लगाना है, यहां हलंत लगा देना है। क्लियर है, एक मिनट, नहीं, ये हलंत को आपको यहां देना है, ठीक, क्योंकि ये स के बाद एक अ भी जुड़ा रहता है, उस अ को लिखते नहीं, ठीक। त्र किससे मिलकर बना है, तो त और र से मिलकर बना है। यहां पर देखो इसको हम पढ़ते हैं ज्ञा, लेकिन एक्चुअल में है ये ज्या। और ये किससे मिलकर बना है, तो जा और निया से मिलकर बना है। तो इसीलिए इसको हम ज्ञा नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ज्या, क्योंकि जा और निया से मिलकर बना है ज्या। लेकिन हम इसका गलत उच्चारण करते हैं,
तो एक आध वर्ण ऐसा है जिसका गलत उच्चारण चल रहा है लंबे समय से, तो इसको हम ज्ञ 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 बोलते हैं, जैसे विज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी, लेकिन यहाँ पर ग है ही नहीं, यहाँ पर है क्या, ज है। तो ये होना चाहिए विज्ञान, ज्ञान। लेकिन ऐसा अगर हम बोलेंगे विज्ञान तो लोग हमको ही उल्टा गलत समझने लग जाएंगे, क्योंकि हर किसी की इतनी बारीकी पता नहीं होती। तो खैर कोई बात नहीं। तो ज और निया से मिलकर बना है ज्ञ। अब मैं भी देखो ज्ञ ही बोल रहा हूं क्योंकि ज्ञ ही प्रचलित है। चलो चौथा देखो स्रा, और स्रा का निर्माण कैसे हुआ है, तो स प्लस र, ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। कौन कौन सा, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था व्यापम में, इस छतरी के छ का वर्णमाला में स्थान क्या है, ठीक, या इस छतरी का छ वर्णमाला में किसके बाद आता है। तो ध्यान रखिएगा क के बाद आएगा, तो क के बाद क्या आएगा, छतरी वाला छ। लेकिन वर्णमाला में लिखा नहीं रहता, लेकिन आयोग ने इसी को आंसर लिया है। तो छतरी का छ का आगमन कहां होगा, क के बाद। क्यों, क और स से मिलकर बना है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो, तो ये चार वर्ण आपके आ गए। अब इसके बाद भी कुछ वर्ण बचा हुआ है जिसको मैं यहां अलग से लिखूंगा, और इसको हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ये देखो, अभी द्विगुण व्यंजन क्या है भाई, तो इस द्विगुण व्यंजन का कहने का तात्पर्य है ऐसा व्यंजन जो दो की गुणा से, मतलब किसी अन्य व्यंजन से विकसित होकर बना है, उसे कहा गया द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन आपके कोई और नहीं, अड़ा और अड़ा है। क्या है ये, अड़ा और अड़ा। देखो अब ये अड़ा किससे बना है, तो ये वाले जो ड है ना, इस ड से विकसित होकर अड़ा बना है, ठीक। और ये वाला जो ढक्कन का ढ है ना, इससे विकसित होकर ये अड़ा बना है। तो इसीलिए हिंदी भाषा के प्रसिद्ध जो भाषाविद हैं डॉक्टर हरदेव बहारी, उन्होंने इसको क्या कहा, द्विगुण व्यंजन कहा। अब इस द्विगुण व्यंजन के और कई सारे नाम हैं। कुछ भाषाविद इसको क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। अब उच्छिप्त व्यंजन का अर्थ है ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण जीभ को उछालने से होता है। अब ये बोल के देखो, अड़ा अड़ा, जीभ आपको ऊपर की ओर उछलेगा, इसीलिए इसको कहा गया उच्छिप्त व्यंजन। और इसका एक और नाम है द्विस्पृष्ट व्यंजन। ये सब नाम भाषाविदों के द्वारा दिया गया है। तो उच्छिप्त व्यंजन, द्विस्पृष्ट व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ये तीनों नाम एक ही है। और किसका है, तो अड़ा और अड़ा का है। क्लियर है। अब इसको हम मिला देंगे और एक विशिष्ट व्यंजन। अच्छा हाँ, चलो थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं। इस अड़ा और अड़ा का प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा, शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो कहां पर प्रयोग होगा, तो शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य अथवा अंत में प्रयोग होता है। शब्द के मध्य में अथवा अंत में प्रयोग होता है। किसका, इन दोनों का। जैसे आप देखो छत्तीसगढ़, अब देखो गड़बड़, आप देखो गाड़ा, आप देखो गुड़, आप देखो बाढ़, ठीक है ना। हालांकि गुड़ में वाला नहीं आएगा, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर हम खाने वाला गुड़ लिखेंगे तो ये आ जाएगा गुड़, आगे अंत में प्रयोग। अब बाढ़ अपन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ गया, आगे अंत में प्रयोग। तो इन दोनों वर्णों का प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, मध्य और अंत में होता है। लेकिन इसका प्रयोग, ड का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होगा, ढ का प्रयोग शब्द के प्रारंभ होगा, जैसे ढक्कन, वो कहीं भी प्रयोग हो जाएगा। ये डमरू, डगर, डगमगाना, इसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इतने को अपन मिला देंगे, ठीक। और एक विशिष्ट व्यंजन जो 2024 में अभी अभी जुड़ा है, इसको अपन जोड़ देंगे तो हमारा वर्णमाला हो गया हिंदी का 53। और ये विशिष्ट व्यंजन कौन सा है भाई, तो ये मराठी भाषा से लिया गया है, ये मैंने लिख दिया। और एक्चुअल में क्या है, ये ला, तो इसको मिला करके टोटल नंबर कितना हो गया, संख्या कितना हो गया, 53। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो आपका जो 10 नंबर का हिंदी पूछने वाला है, कहां पर, तो एडीओ की परीक्षा में, उसमें पहला ही आपका जो सिलेबस का टॉपिक दिया है उसमें दिया है वर्णमाला, व्यंजन, स्वर, ठीक है ना। तो वो तीनों मैंने क्या कर दिया, यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब इसमें कुछ चीजें अपन और देख लेंगे।
यहां पर देखो एक आपको देखना है, हाँ, संघर्षी व्यंजन। कई बार परीक्षा में पूछा गया है संघर्षी व्यंजन हम किसे कहेंगे। तो संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? तो देखो संघर्षी व्यंजन की संख्या है तीनों स और हा। ये आपका संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, एक स्पर्शी व्यंजन मैंने बता दिया। स्पर्शी व्यंजन वह है जिनकी संख्या 25 है, स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी? 4, स और हा। अब यहीं पर एक और करना है, क्या? स्पर्श संघर्षी, जो स्पर्श भी करता है जीभ से और संघर्ष भी करता है, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी भी संख्या 4 है, च, छ, ज और झ। इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना गया है। इसके बाद हम देखेंगे पार्श्विक वर्ण कौन सा है। पार्श्विक, तो पार्श्विक वर्ण आप एक नाम सुने होंगे, ला। पार्श्विक वर्ण किसे कहा जाता है? ला। अब इसको पार्श्विक वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ला आप बोलेंगे ना तो पहले जीभ ऊपर उठेगा और सट से नीचे गिरेगा और दोनों बगल से, पार्श्व मतलब क्या होता है? अगल बगल, तो जीभ के इस साइड और इस साइड से हवा बाहर निकल जाएगी। तो इसी कारण से ला को क्या कहा गया है? पार्श्विक। एक वर्ण है जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, लुंठित। यह वर्ण आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, ऐसी एक्सप्लेनेशन परिभाषा बहुत कम जगह मिलेगी, इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्श्विक वर्ण है आपका ला। लुंठित, लुंठित वर्ण क्या है? आपका र। और लुंठित वर्ण उसे कहा जाता है, बोल के देखो र, आप र बोलेंगे तो जीभ में कंपन्नता आएगी, तो इसी कारण इसको कहा गया लुंठित। एक वर्ण है आपको दंतोष्ठ। ठीक, दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से, दोनों की स्पर्श से जो बोला जाएगा वो है आपका व। अब बोल के देखो व, आपका जीभ स्पर्श करेगा दांत से और होंठ की आकृति बदल जाएगी, तो दांत और ओष्ठ से हो जाएगा दंतोष्ठ। एक होगा आपका कंठोष्ठ, कान, कंठ और ओष्ठ, तो ये है ओ और औ, ओ औ। ठीक है, कंठोष्ठ। एक है आपका अर्धस्वर, अर्धस्वर। कंठोष्ठ में ऐ औ, ऐ औ। एक कंठोष्ठ में थोड़ा सा, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर ऐ है, ऐ, ऐ और औ। आई थिंक इसको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, चलो मैं बता दूंगा कमेंट करके। अर्धस्वर देखो आपका कौन कौन सा है? या और वा। ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। अर्धस्वर वर्ण कौन सा है? कंठोष्ठ वर्ण कौन सा है? दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण कौन सा है? और एक यहां पर देखेंगे वत्स्य वर्ण। देखो वत्स्य वर्ण, इसकी वर्तनी ऐसी लिखाएगी, वर्ष की त आधा सा और र भी आधा है, वर्ष वर्ण। और वत्स्य वर्ण भी आपका कौन सा है? ला। इसको ध्यान रखना। तो पार्श्विक भी आपका ला है, वत्स्य वर्ण भी ला है, लुंठित आप कर रहा है। ठीक, और इसी लुंठित को प्रकंपित भी बोलते हैं, प्रकंपित। ठीक, र बोल के देखो, जीभ हिलेगा, कंपन न करेगा, प्रकंपित। ठीक, और द्विगुण व्यंजन, द्विस्पृष्ट व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन आपका कौन सा है? अड़ा और अड़ा। इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया वर्णमाला। ठीक है, तो इस वर्णमाला को एक बार आप देख लेना अच्छे ढंग से, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो उसको मैं एमसीक्यू के पर्पज से लेकर आऊंगा। क्लियर है ना? और एमसीक्यू के हिसाब से हम प्रश्न और उत्तर दोनों सॉल्व करते हुए चलेंगे, और आपका जो भी डाउट रहेगा उस डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।